हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है थिंक वर्ड एकेडमी के अंदर। लास्ट लेक्चर में हम लोग काइनेटिक एनर्जी तक कंप्लीट किए थे, क्लास 9 का चैप्टर सेकंड वर्क एंड एनर्जी का। ठीक है, तो आज हम लोग ना पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फिर ग्रेविटेशनल इलास्टिक जो होता है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एवरी डिवाइस के अंदर। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे क्या है। फिर पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइट डिफरेंस। मतलब जैसे अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर यहाँ पे ना ये एक एच हाइट है, ठीक है, एच हाइट है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये हाइट की वजह से जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी आएगी ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है एम मास का, इसके ऊपर जो एनर्जी स्टोर रहेगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और याद करना, पोटेंशियल एनर्जी ना खाली हाइट की वजह से नहीं, एक पोजीशन की वजह से भी आता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये बो है, ठीक है, ये बो है और ये इसका एरो है, ठीक है, तो ये एरो जो हम लोग इसको स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करने की वजह से जो पोजीशन जो चेंज होगा ना, इसकी वजह से भी क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जो हम लोग इसको स्ट्रेच किए, स्ट्रेच करने की वजह से कौन सा एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट जब इसको हम लोग रिलीज करेंगे ना, तो रिलीज करने की वजह से अंदर मूवमेंट आएगा। और हम लोग ने ध्यान दिया था कि मूवमेंट जब आता है ना, तो मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, ये खाली अभी के लिए ध्यान देना, मैं इसको आगे कनेक्ट करूंगा कि क्या होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग डेफिनेशन देखने जाएंगे, तो क्या होगा कि हाइट डिफरेंस की वजह से जो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट कॉन्फिगरेशन कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या दे रहा है कि एनर्जी बॉडी के अंदर कब आता है, जब बिकॉज ऑफ द पोजीशन। पोजीशन मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख लेना, ये एच हाइट है, एच हाइट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये पोजीशन कैसा, पोजीशन की वजह से हुआ या फिर स्टेट की वजह से। स्टेट का एग्जांपल मैंने क्या दिया, बो एंड एरो का। जो बो एंड एरो जो होता है, तो एरो कैसे स्ट्रेच होता है, तो स्ट्रेच होने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी का नाम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, और हाइट की वजह से जो एनर्जी आता है, उसको भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, अनलाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन। अब जैसे हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का फंडा क्या था कि जो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होता है, तो मोशन के अंदर होने की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर ही रहता है, बट रेस्ट के अंदर रहने की वजह बाद में इसके पास कुछ एनर्जी होती है, वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बट ये एनर्जी आती कहां से, बिकॉज ऑफ द हाइट डिफरेंस। जैसे यहाँ पे जो ये हाइट डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस की वजह से इसके पास जो एनर्जी स्टोर है, हम लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होता है, इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी वंस द बॉडी इज अलाउड टू मूव। अब इसको कनेक्ट करना भी, जैसे ना फॉर एग्जांपल अभी ये एक हाइट है, ठीक है, अभी समझिए यहाँ पे बॉल है, ये बॉल रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको ये स्टोर्ड है, तो स्टोर होने की वजह से क्या इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर मैं बॉल को नीचे थ्रो करूंगा, थ्रो करने के बाद तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल आएगा, उसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी। वो जो वेलोसिटी आएगी उसके पास, मैंने क्या बोला था कि पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव। जब ऑब्जेक्ट मूव होता है, इसके पास वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी जब आती है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। तो अगर यहाँ पे मैं ऊपर से बॉल को अगर नीचे थ्रो कर रहा हूँ, तो नीचे थ्रो करने की वजह से क्या आएगा, उसके पास वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी आएगा, इसका मतलब क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो ये लाइन वही कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्टोर्ड एनर्जी होता है, इट बिकम काइनेटिक एनर्जी वंस द बॉडी इज अलाउड टू मूव। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी बनता है, बट कब बनेगा, जब बॉडी को हम लोग मूव करना अलाउ करेंगे। तो जैसे उसको अलाउ करेंगे, वैसे ही वो पोटेंशियल से काइनेटिक के अंदर चेंज हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। मैंने तो यहाँ पे बो एंड एरो का बोला था कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आता है, ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है। जैसे बो एंड एरो में यहाँ पे एरो जो था, ये स्ट्रेच फॉर्म में था, स्ट्रेच होने की वजह से क्या था, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी था। बट जैसे इसको रिलीज करेंगे तो मूव करेगा, इसका मतलब क्या, उसके अंदर वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आई, इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके एग्जांपल यहाँ पे दिया, एवरीडे एग्जांपल, जैसे वाटर स्टोर्ड एट द हाइट इन द डैम। अभी डैम जो है बड़े बड़े डैम होते हैं, तो डैम के अंदर वाटर स्टोर होते हैं, तो वाटर क्या स्टोर होता है, कुछ ना कुछ हाइट पे स्टोर हो रहा है या पोजीशन रहेगा, तो इसकी वजह से जो चीज स्टोर हुई रहती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट जैसे डैम ओपन होता है, जैसे डैम अगर ओपन होगा, तो वाटर कैसे फ्लो करना स्टार्ट होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर रहती है, वो स्टोर्ड एनर्जी एक साथ मूव करेगी, तो मूव जो करेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाटर को हम लोग अलाउ करेंगे मूव करना, water when moved potential energy is transferred to कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर होता है, काइनेटिक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वो देखो, अ स्ट्रेच बो बिफोर द एरो इज रिलीज। मतलब स्ट्रेच बो जो होता है, जब एरो हम लोग रिलीज नहीं करते, रिलीज करने से पहले तक उसके पास पोटेंशियल होगा, बट एरो रिलीज कर देंगे तो उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, अ स्टोन हेल्ड अबाउट द ग्राउंड। अभी जैसे यहाँ पे अगर कोई स्टोन है,
किसी हाइट के ऊपर रखा हुआ है तो कैसा हाइट डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस की वजह से रखने की वजह से क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। बट अगर वही स्टोन को अगर मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो नीचे फेंकने की वजह से क्या उसके अंदर वेलोसिटी आएगी, बट जैसे अगर वो वेलोसिटी आ रही है इसका मतलब क्या उसके अंदर वेलोसिटी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के अंदर वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपने को सिंपल डेफिनेशन समझ आया पोटेंशियल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होता है ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे अपना टॉपिक क्या है, फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो जो एनर्जी का यूनिट होता है वही वर्क का यूनिट होता है। तो वर्क के फॉर्मूले से हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, यहाँ भी हम लोग वर्क का ही फॉर्मूला डालेंगे, बट वर्क के फॉर्मूले से हम लोग किसका यूनिट किसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का। चलो देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जहां पे फोर्स होगा, फोर्स होने की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वर्क बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, और फिर फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे हम लोग एक ट्विस्ट क्या है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन जो होता है जहां भी फोर्स लगता है वहां एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, बट यहाँ पे एग्जांपल समझो मैं क्या दे रहा हूँ। अभी अगर ये हाइट एक हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक एच हाइट की बिल्डिंग है, एक एच हाइट की ये क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, बट अगर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे जो थ्रो कर रहा हूँ तो नीचे कौन सी फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मतलब जहां पे फोर्स लगता है वहां पे एक्सेलरेशन आना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी यहाँ पे जो ग्रेविटी है ना इसकी वजह से हम लोग एक्सेलरेशन की जगह जी यूज करते हैं, समझ आया। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम जी। तो ये जी क्यों आया मालूम है, बिकॉज ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना बॉडी के अंदर उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां तक क्लियर हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अपने को फोर्स की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, एम मिली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क एस की जगह एम डाल देंगे, एम वर्क की जगह क्या करेंगे हम लोग, एम डाल देंगे इंटू एस। एस का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट ये हाइट से अगर नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये इतना डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा ना, इतना डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा, फिर उसके बाद तो जमीन पे ही आना है। तो ये इतने डिस्टेंस जो है, इतने डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच है ना, ये डिस्प्लेसमेंट जो अपना कितना है, एच है। तो अगर मैं एच की जगह एच लिखूंगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो मैं वही करूंगा। यहाँ पे एम, यहाँ पे जो एस है, एस की जगह मैं क्या करूंगा, एच डाल दूंगा। तो वर्क इज इक्वल टू एम जी इंटू एच, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू एम जी एच, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। क्लियर हुआ, ये हम लोग ने इसको डिराइव कर लिया। ये बस 2-3 स्टेप का फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला याद रहे, हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स है हम लोग इससे ही सॉल्व करेंगे। एक बार और देखना है तो एक बार और देख लेता हूँ, मैं वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने को अज्यूम क्या करना है, अज्यूम ये करना है, अज्यूम अपने को ये करना है कि जैसे यहाँ पे ना एक एच हाइट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक मास रखा हुआ है एम मास का। ठीक है, एम मास का एक मास रखा हुआ है, एच हाइट की बिल्डिंग है। तो मैंने क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क जो है दोनों का यूनिट सेम होता है। जो तो वर्क का फॉर्मूला क्या था अपने पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग को फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था अपने पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एमजी ले रहे हैं। एमजी क्यों ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे गिर रहा है, तो नीचे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो जहां पे फोर्स लगता है वहां पे एक्सेलरेशन होता है, कंपलसरी ये चीज। यहाँ पे कैसा कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या आ रहा है, इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी का जो जी है ना वो हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन शो करने के लिए, इस वजह से हम लोग इसको क्या लिखे, एम जी। ठीक है, तो अपने को क्या फोर्स की वैल्यू मिलके तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू एम जी इंटू एस। एस है अपना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो नीचे कितना नीचे आएगा, ये एच हाइट ही आएगा ना। इसकी हाइट कितनी, एच हाइट है, एच हाइट किसी बिल्डिंग की हाइट है, तो एच हाइट ही ट्रैवल करेगा ये। तो अगर मैं एस की जगह पे एच लिखूंगा तो बात तो सही नहीं होने वाला है। तो बस मैं क्या करूंगा, वर्क इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। तो वर्क इज इक्वल टू एम जी एच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, एम जी एच। क्लियर हुआ यहाँ तक, पक्का। बस ये यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में दिया हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, where it to lift a mass m height h constant speed and applied force equal to its weight। मतलब ये सब तुम लोग देख रहे हैं नोट्स के अंदर जो मैं पढ़ाया हूँ वो सेम चीज इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये सब नहीं क्लियर हो खाली ये देख लेना, एकदम क्लियरली एकदम सिंपल वे में करा के दिया हूँ, ये कर लो, एग्जाम में लिख के आओ, कुछ नहीं कटेगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, फिर क्या, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जैसे रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस वजह से यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे हाइट की वजह से भी होता है, पोजीशन की वजह से भी होता है। तो ये दो टाइप है, हाइट की वजह से हो रहा तो वो हाइट वाला पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, पोजीशन की वजह से तो पोजीशन वाला पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ठीक है, इतना इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को। और जो इलास्टिक वाला है ये अपने टॉपिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होना, ये अपने टॉपिक में है नहीं, बट इसमें खाली ऐड था, बट ये अपने को जरूरत ही नहीं है, तो इस वजह से इसका कोई करके मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्किप कर लेते हैं। फिर क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि पूरे यूनिवर्स, हम लोग खाली वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ कि पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी कांस्टेंट होता है। उसके अंदर ना हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं ना उसके अंदर कुछ माइनस कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग कर क्या सकते हैं एनर्जी के साथ कि एक एनर्जी है ना उसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ट्रांसफर करें, जैसे यहाँ पे ना डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अभी सबके घर में लाइट जलता होगा, लाइट कैसे जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। बट क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किए, लाइट जला तो हम लोग को लाइट एनर्जी मिल रही है ना, बट कैसे मिल रही है, हम लोग ने क्या यूज किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज की है, उसी को हम लोग ने क्या किया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया। इसमें क्या, लाइट एनर्जी के अंदर। ठीक है, अगर जैसे सबके घर पे अगर पानी भरने के लिए मोटर यूज होता रहेगा, तो मोटर कैसे होता है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है, और किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। अगर हीटर यूज करते रहेंगे घर के अंदर, तो हीटर भी कैसे होता है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है, और किसको किसमें कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, ना उसमें ऐड करें ना उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब यही हुआ ना, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वही कहता है कि जो अपने पास जो एनर्जी है ना वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली है। बट हम लोग खाली कर क्या सकते हैं उसके अंदर कि जो एनर्जी है इसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। पूरे यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, the total energy of an isolated system always remains constant whenever energy seems to disappear in one form and equal amount of appears in the another form। मतलब अगर हम लोग को यहाँ पे लग रहा है ना कि यहाँ पे अगर एनर्जी फॉर एग्जांपल लाइट एनर्जी चलाने के लिए हम लोग को कुछ एनर्जी खर्च हो रही है, तो कुछ एनर्जी लग रही है, तो यहाँ पे इतनी ही एनर्जी यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे उतनी ही एनर्जी ऐड होगा। मतलब अलग से कुछ नहीं आने वाला है, यहाँ पे अगर कुछ कम हो रहा है तो यहाँ पे उतना ऐड होना है। समझ आ रहा है, अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से हम लोग 5 जूल की एनर्जी यूज हो रही है, तो यहाँ पे 5 जूल की एनर्जी ऐड ही होगी। अगर यहाँ पे 5 जूल की एनर्जी माइनस हो रहा है तो यहाँ पे 5 जूल की एनर्जी ऐड होगी। इससे क्या होगा, ये एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अगर ये सब समझ नहीं आ रहा तो बस इतना समझना कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होती है। ठीक है, और कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, खाली इतना क्लियर रखो। ठीक है, द लॉ एप्लीकेबल टू एवरी फिजिकल प्रोसेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर। ठीक है, ये हर एक प्रोसेस के अंदर ये एप्लीकेबल रहता है। और ये लॉ क्या बोलते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, स्टेटमेंट की हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बट it can be transferred from one form to the other form यहाँ पे क्या वही जो मैंने इतना समझाया वही है, जो एनर्जी होता है ना उसको हम लोग बना सकते हैं ना उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म के अंदर से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इतना यहाँ पे पूरा एग्जांपल वही दिया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन का एग्जांपल है। एक एग्जांपल अगर और देखना तो सनलाइट का देख लो। जो अपने को सनलाइट मिलती है तो सन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, इसकी वजह से अपने को क्या लाइट मिलता है और हीट एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट एंड हीट एनर्जी। तो इसमें क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है इसके अंदर जो एनर्जी बन रही है, एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो रही है, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये ऊपर बेसिक एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये याद रखना। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे जो दिया ये तुम लोग देख लेना, बट मैं तुम लोग को एक सिंपल सा इसमें समझा देता हूँ क्या होता है वो। ठीक है, मैं तुम लोग को सिंपल सा एक समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेके कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट कैसी रहती है वो देखना खाली। हाँ, ये एक एच हाइट है। ठीक है, क्या है ये, एक एच हाइट है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है मास, इसको ए पॉइंट दिया है, इसको बी पॉइंट दिया है, इसको सी पॉइंट दिया है।
ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ना हम लोग के बुक में जो डेरिवेशन दिया हुआ है ना, डेरिवेशन अगर हम लोग पूरा करने जाएंगे ना तो वो हम लोग के स्कूल में कोई यूज नहीं होगा। इस वजह से मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग तुम लोग को डेरिवेशन ना करा के उसके अंदर जो दिया हुआ है ना उसका जो बेसिक मतलब है ना, मैं खाली वो चीज समझा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे, ये किसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग खाली देखते हैं इसमें क्या है, ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगा। टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी एक एच हाइट के ऊपर है, मास ऊपर खाली रखा हुआ है। मास ऊपर अगर खाली रखा हुआ मतलब रेस्ट फेज पे, मतलब उसके पास वेलोसिटी नहीं होगी। अगर उसके पास वेलोसिटी नहीं होगी तो बिकॉज उसके पास कोई वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। बट यहाँ पे मास ऊपर रखा हुआ एच हाइट है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ होगी। मास कौन सा है, एम है। एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, ग्रेविटी वाला, तो एम जी आएगा। और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एच होगा। तो इसका टोटल एनर्जी क्या होगा, इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इन केस ऑफ बी। बी में क्या है, बी में अगर हम लोग टोटल एनर्जी एट बी फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना कि अगर मैं यहाँ बी में अगर देखा जाएगा तो बॉल नीचे आ रहा है, बॉल नीचे आ रहा है, कहाँ तक पहुंचा, बी तक पहुंचा। बी तक पहुंचा इसका मतलब क्या, उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी आई रहेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई रहेगी। और जैसे हाइट डिक्रीज हुआ है ना, एच हाइट था पहले, अब एच हाइट से कुछ ना कुछ हाइट ट्रैवल कर लिया तो यहाँ से जो नीचे वाला हाइट बचा ये तो एच हाइट से कम हुआ ना। जैसे एच हाइट से कुछ कम हुआ इसका मतलब क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ना पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, थोड़ी सी कम हुई, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पार्ट कम हो रहा है एक पार्ट बढ़ रहा है तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो पार्ट कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। अब यहाँ पे जो हम लोग को क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है। बट अगर हम लोग को वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी तो हम लोग कौन सा इक्वेशन डालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला। अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन पुट करें ना तो ये वाला इक्वेशन पुट करने से अपने को काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग को जैसे मिलेगा और हम लोग काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर में पुट करेंगे तो अपने को जो वैल्यू आने वाली है टोटल एनर्जी की वो क्या होगी, एम जी एच होगी, ठीक है। ये यही आने वाली है। तो बट अपने को डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है, इस वजह से मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर वो जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा, फिर तुम लोग को समझने भी मुश्किल पड़ेगा। इस वजह से जो अपने को काम काम का है मैं काम काम का निकाल देता हूँ करके, ठीक है। फिर हम लोग का सी पॉइंट पे देखते हैं। सी पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, जो अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट जो एम मास का वो पूरा सी पॉइंट पे आ जाएगा। सी पॉइंट पे कोई हाइट डिफरेंस होगा क्या, नहीं होगा ना। तो जब हाइट डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, जीरो ले लेंगे। फिर सेम क्या है, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ एम बी स्क्वायर। बट अपने को वी की वैल्यू नहीं मालूम रहेगी तो सेम हम लोग अगर वी की वैल्यू फाइंड करने रहेगा तो हम लोग यहाँ पे भी फिर वही फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as डालेंगे तो अपने को वी की वैल्यू मिलेगी। फिर यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर वाले में, हाफ एम बी स्क्वायर वाले में अगर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने को क्या आने वाली है, एम जी एच ही आने वाला है। ये क्या आने वाला है, एम जी एच ही आने वाला है। तो इससे ये चीज प्रूव होता है कि जो एनर्जी हुआ, जैसे यहाँ पे ऊपर था, ऊपर खाली पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, था ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, टोटल एनर्जी क्या हुआ अपने पास, mgh हुआ। बट जब हम लोग नीचे आए तो नीचे क्या था, बी पॉइंट पे पोटेंशियल भी था प्लस काइनेटिक भी था, तो दोनों था ना अपने पास। बट यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पे क्यों लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी कम हुआ तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। मतलब एक साइड से अगर कम हुआ एक साइड से बढ़ गया तो क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। लॉस हुआ क्या, या कुछ एनर्जी ऐड हुआ क्या, नहीं हुआ। बट क्या कन्वर्ट हुआ, हाँ हुआ। क्यों हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थोड़ी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी की थोड़ी वैल्यू बढ़ गई। बट एट द एंड टोटल एनर्जी क्या रही, कांस्टेंट ही रही। सेम सी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो सी पॉइंट पे भी वही केस है कि पोटेंशियल एनर्जी ना पूरा जीरो हो गया, पूरा नेग्लिजिबल हो गया। बट काइनेटिक एनर्जी ना कन्वर्ट होके क्या हुआ, एमजीएच ही आया। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ है, बट टोटल एनर्जी जो थी अपने पास वो क्या थी, कांस्टेंट ही थी। और उसकी वैल्यू क्या थी अपने पास, एमजीएच ही थी। क्लियर हुआ ये चीज, एक बार दोबारा देखना, एकदम सिंपल चीज है, कोई टफ नहीं है, खाली एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, ठीक है। ठीक है, अपने इस पे कुछ न्यूमेरिकल है का पोटेंशियल एनर्जी पे देख लेते हैं 2 किलोवाट है, हॉर्स पावर, फाइंड इट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने बोला है अपने को, तो यहाँ पे तो इसको हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को यहाँ पे, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और अपने को यहाँ पे g की वैल्यू दी है, ठीक है। मास की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 5 kg और हाइट क्या है अपने पास 10 मीटर, ठीक है। तो क्या होगा, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या है अपने पास 5 kg और हाइट क्या है अपने पास 10 मीटर।
जी के अपने पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि एक मास 5 केजी का एच हाइट के ऊपर, एच हाइट की है इसकी 10 मीटर, 10 मीटर पे एक मास रखा हुआ है एम, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपना पोटेंशियल एनर्जी का इज इक्वल टू एम जी एच इज इक्वल टू 5 के जी इंटू 10 इंटू 9.8। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 इंटू 98 कर देंगे, ये कितना होगा 490 जूल, ये होगा ना। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा, 98 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 490, तो इसके अंदर तो जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी कितनी रहेगी 490 जूल रहेगी। ठीक है, अपना पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट भी क्लियर हो गया है। अब हम लोग का लास्ट पार्ट बाकी है, लास्ट पार्ट क्या है, पावर। ठीक है, पावर पे आते, पावर क्या होता है। अभी ना पावर का एग्जांपल मैं ना देता हूँ, जैसे अभी फॉर एग्जांपल पावर ना, अभी समझो फॉर एग्जांपल दो लड़के हैं। ठीक है, दो लड़के हैं और दोनों को ना मैं कहीं बोला जाने के लिए, कहीं मैं बोला उन लोग को 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 1 किलोमीटर ट्रैवल करने कुछ सामान लेके। ठीक है, अब मैं उन लोग को काम करने बोला, दो लड़के लोग ने, एक लड़के ने क्या किया 1 घंटे के अंदर वो काम पूरा कर दिया, एक लड़के ने क्या किया इसको आधे घंटे के अंदर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो काम कितने देर में कर रहा है। ठीक है, वो काम कितने देर में कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। मतलब पावर मतलब क्या हुआ कि वर्क, वर्क तो कर रहा है वर्क, बट वो कितने देर में कर, प्लस टाइम, मतलब वो कितने देर के अंदर कर रहा है। ठीक है, मतलब इसमें टाइम भी इंक्लूड होगा प्लस वर्क भी इंक्लूड होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अपन अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, क्या बनेगा, वर्क अपॉन टाइम बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क अपॉन टाइम। मतलब एक काम को करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। और इसके हम लोग ऐसे भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं कि किसी इंसान की अगर पावर जाननी है तो उसको हम लोग कुछ काम बोलते बोलते तो ये काम इतने देर में करके दिखा तो मालूम पड़ जाता है इतनी पावर है। तो वैसे ही फिजिक्स के अंदर भी वही होता है, ये नॉर्मल चीज है जो अपने डे टू डे लाइफ के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वही हुआ वर्क अपॉन टाइम। अब हम लोग को पावर का यूनिट फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या होगी, पावर की अगर यूनिट फाइंड करना है तो वर्क का यूनिट क्या अपने पास, वर्क का यूनिट क्या था अपने पास, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, न्यूटन मीटर बोलते थे। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था वर्क यूनिट, और इसको हम लोग क्या बोले थे, जूल बोले थे, जूल भी बोले थे, याद है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, जूल। ठीक है, और अपॉन क्या है, टाइम। तो टाइम की जगह टाइम का यूनिट क्या था अपना, सेकंड था, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जूल पर सेकंड। अब इसी चीज का एक नाम और होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉट। समझ आया, इसको क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, उसका ये यूनिट क्या था, जूल अपॉन सेकंड, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ना एक जो अभी हम लोग ये वॉट कैसा ना, हम लोग घर के लाइफ में यार जो छोटी मोटी चीजें होती है इसके अंदर यूज करते हैं, पर अगर जब बात आती है इंडस्ट्रीज की या फिर बात आती है बड़े बड़े चीजों की यूज करने की, तो उसमें हम लोग वॉट नहीं यूज करते, उसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉर्स पावर। ठीक है, क्या यूज करते हैं, हॉर्स पावर। जैसे ट्रेन की इंजन भी होती है ना, तो उसको भी हॉर्स पावर के अंदर ही मेजर किया जाता है। तो हॉर्स पावर का वैल्यू क्या होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। कितना होता है, 746 वॉट होता है। ये चीज याद रखना कि एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट होता है। कितना होता है, 746 वॉट होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया। अब एक कन्वर्जन और है, ठीक है, इसके अलावा एक कन्वर्जन और है, वो कन्वर्जन भी मैं बता देता हूँ कैसा रहेगा। ठीक है, वो कन्वर्जन खाली देख लो, तो कैसा रहेगा वो कन्वर्जन अपना, किलोवाट पर आवर वाला। ठीक है, किलोवाट, किलोवाट आवर वाला। ठीक है, किलोवाट आवर वाला मतलब कि एक किलो का मतलब क्या होता है, 1000। ठीक है, किलोवाट 1000, किलो का मतलब क्या होता है, 1000। और अपन जो एनर्जी होता है किसके किसके अंदर मेजर करते हैं, सेकंड के अंदर, बट यहाँ पे क्या दिया, आर दिया है, तो आर से अपने को किसमें कन्वर्ट करना रहेगा, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसा है, 1 घंटे के अंदर का कैलकुलेट करते हैं, अपने को किलो का मतलब तो मालूम पड़ गया 1000 है। अब 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं वो कैलकुलेट करना है। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3600। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3600 से। ठीक है, 3600 से जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी इसकी वैल्यू क्या आएगी अपनी, 36, और कितना टाइम जीरो आएगा, 5 टाइम। ठीक है, बट ये 5 टाइम जो जीरो आया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 36 इंटू 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है मालूम है, कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, मतलब ये 10 जो है ना खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 5 बार मल्टीप्लाई होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, 10 की पावर 5। ठीक है, समझ आया चीज।
बट अभी हम लोग ना इसको क्या करेंगे, एक कन्वर्जन और करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन क्या करेंगे हम लोग, जैसे अगर ये 3.6 है, अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 ही होगा, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है तो हम लोग अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वही आंसर मिलने वाला है, खाली पॉइंट हट जाता है ना। तो यहाँ पे क्या मेरे पास 36 है, तो क्या मैं 36 को 3.6 इंटू 10 लिख सकता हूँ ना। 36 है ना अपना ये, तो 36 को मैं क्या 3.6 इंटू 10 लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता भाई, बात तो सेम ही है, लिखूंगा मैं वैसे ही, ठीक है। तो क्या होगा ये 3.6 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि यार किसी की पावर 1 नहीं हो, किसी की पावर नहीं दी है तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं उसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 5। अब हम लोग ने क्या पढ़ा था, इंडाइसेस का एक रूल पढ़ा था। इंडाइसेस का रूल क्या बोलता है, जब बेस सेम होता है ना, जब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं हम लोग, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। समझ आया, समझ आया कन्वर्जन क्या होता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो घर के अंदर जो हम लोग बिजली यूज करते हैं ना, वो यूनिट के अंदर मेजर होता है, बट वो 1 यूनिट का मतलब कितना एनर्जी होता है मालूम है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल जो होता है वो अपना 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 यूनिट हम लोग जो घर के अंदर बिजली यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये अपना लास्ट टॉपिक था, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं ये चीज, ठीक है। खाली आप जो रीड देख लो, रीड किया हुआ क्या है, रीड करा देता हूँ मैं एक बार। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग द वर्क, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग द वर्क, मतलब कितने देर में कितना काम कर रहे हैं। अगर एक काम उसको दिए तो कितना टाइम लगा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो इंसान की पावर है। तो रेट चेंज हो रहा है ना, रेट का मतलब क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, या कितना चीजें परफॉर्म कर रहा है वो, ठीक है। तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग द वर्क और इक्विवेलेंटली द रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, या फिर कितना सेम चीज है। अगर मैं वर्क को बोल रहा हूँ या एनर्जी को बोल रहा हूँ, बात तो एक ही मतलब, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम हो रहा है, तो कितने देर के अंदर कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसको भी हम लोग पावर ही बोल सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे के अंदर कुछ 1000 जूल के बराबर एनर्जी ट्रांसफर हो तो उसकी पावर करीब 1000 बाई 1 घंटे को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो अपने को उसकी पावर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, पावर का ही डेफिनेशन हुआ। Two people can do the same amount of work but the one finishes faster and more power, मतलब ये क्या बोल रहा है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दो लड़कों को मैं कुछ काम देता हूँ बट वो 1 घंटे के अंदर करता है, एक आधे घंटे के अंदर करता है, तो वो इंसान 1 घंटे के अंदर जो कर रहा है उसकी पावर तो कम हुई, बट जो जल्दी कर रहा है उसका पावर क्या हुआ, ज्यादा हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ना एक चीज और डिराइव कर सकते हैं, एक चीज और ध्यान देना, हाँ ये तो हम लोग खाली पहले देख लिया, बट हम लोग इसे एक चीज और देखते क्या है ये, कि पावर इज इक्वल टू क्या था, वर्क अपॉन टाइम था। तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसका पावर क्या है, कम है। जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसका पावर क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर टाइम ज्यादा है, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि पावर कम है ना। टाइम ज्यादा मतलब पावर कम, बट अगर मैं टाइम कम करूँ तो पावर ज्यादा होगा कि नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर टाइम कम कर रहा हूँ तो क्या होगा, पावर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर है ना वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। क्या है वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर टाइम घट रहा है ना, टाइम अगर ये साइड कम हुआ तो पावर ये साइड इंक्रीज होगा, बट अगर ये साइड टाइम बढ़ रहा है तो पावर ऑटोमेटिकली घटेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ऐसा हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है इसका, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या बोलेंगे, पावर इज इनवर्सली, पावर इज क्या होता है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। ये क्लियर हो। पावर टेल अस हाउ क्विकली वर्क इज डन, नॉट मेरेली हाउ मच वर्क इज डन, मतलब पावर ये नहीं बताता कि वर्क कितना हुआ, बट पावर ये बताते कि कितने देर में हुआ। समझ आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग ने अभी तक पावर को खाली टाइम के रिस्पेक्ट नहीं बताया, कंसीडर किया है। तो वही हुआ कि अगर हम लोग अगर पावर का बात कर रहे हैं तो पावर ये नहीं बताएगा कि कितना वर्क हुआ, बट वो पावर नहीं बताएगा कि कितने देर में हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में कितने देर में। वर्ड को ध्यान देना, पावर हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये कन्वर्जन था अपना। पावर का फॉर्मूला क्या है, सेम ये पावर का फॉर्मूला क्या अपना, पी वर्क बाय टाइम, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, जूल पर सेकंड होता है, जिसको हम लोग वॉट भी बोलते हैं, ठीक है। अब 1 वॉट ऑफ द बॉडी मींस 1 जूल काम हो रहा है कितने देर के अंदर, 1 सेकंड। 1 वॉट का मतलब क्या होता है कि 1 जूल के बराबर काम हो रहा है कितने देर में, 1 सेकंड के अंदर। जब 1 जूल के बराबर काम होगा, 1 जूल के बराबर जब एक काम होगा 1 सेकंड के अंदर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वॉट बोलेंगे। मतलब 1 जूल के बराबर 1 सेकंड में काम हुआ तो 1 वॉट का बराबर काम हुआ, ठीक है। ठीक है यहाँ पे
1 किलोवाट मैंने जो बताया था 1 किलोवाट वाला, तो 1 किलोवाट आर जो होता है ये अपने घर का यूनिट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं। जो अपन बिजली यूज करते हैं ना, तो वहां पे आता है ना कि 2 यूनिट हुआ, 3 यूनिट हुआ, 400 यूनिट हुआ, 500 यूनिट हुआ, तो वो यूनिट ये होता है। और एक यूनिट के अंदर 1 किलोवाट आर एनर्जी यूज होता है। 1 किलोवाट आर एनर्जी कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। ये आपने न्यूमेरिकल हो गया। अब देखते और कोई है क्या न्यूमेरिकल। हाँ, यहाँ पे पावर पूछा हुआ है। ठीक है, पावर पूछा, ये हम लोग करते हैं। ठीक है, ये वाला हम लोग करेंगे। ये करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि अ मैन डस अ 500 जूल ऑफ वर्क इन 25 सेकंड्स एंड फाइंड हिज पावर। पावर का फॉर्मूला क्या था अपना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे वर्क कितना दिया है 500 जूल दिया है, और कितने देर में दिया है 25 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 25 वन टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ये 20 जाएगा। ठीक है, 0 एज इट इज बच जाएगा। तो पावर क्या हुआ अपना, पावर इज इक्वल टू 20 जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। ठीक है, पावर का अपना 20 जूल पर सेकंड या फिर वॉट के बराबर हुआ। वापस देखना है यहाँ पे क्या देता है, वर्क दिया है, कितना वर्क दिया है यहाँ पे कि मैन 500 जूल के बराबर वर्क कर रहा है, और कितने देर में कर रहा है 25 सेकंड के अंदर कर रहा है। तो अगर उसका पावर फाइंड करना है तो क्या होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू 500 उसकी पावर वर्क थी और 25 का सेकंड था। तो 25 वन टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, और 0 एज इट इज, तो 20 बच गया। तो पावर इज इक्वल टू 20 जूल पर सेकंड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉट बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉट बोलेंगे। फिर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। क्यों करेगा, स्पीड के ऊपर कौन डिपेंड करता है, कैंडी के नीचे डिपेंड करती है। ठीक है, कलर के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं, कलर के ऊपर तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या शेप के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या था कि वो पोजीशन या फिर हाइट की वजह से डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या अपने पास, पोजीशन और हाइट, ये अपना राइट ऑप्शन है। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला अपन क्या पढ़े थे, P इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं, ये किसका है, ये काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, P इज इक्वल टू वॉट अपॉन टाइम, नहीं, ये भी गलत है। फिर क्या P इज इक्वल टू एफ एस, नहीं, ये भी गलत है। क्या पढ़े थे अपन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला पढ़े थे। ठीक है, क्या है ये अपना आंसर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी जो होता है, एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, नहीं, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। तो ये आंसर तो डायरेक्ट गलत हो गया। ठीक है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, बिल्कुल नहीं, कभी हम लोग ना एनर्जी बना सकते हैं ना एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये आंसर भी बराबर कट हो गया सीधा। एनर्जी कैन ओनली चेंज फॉर्म, एनर्जी कैन डिसअपियर ओवर टाइम। क्या एनर्जी खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी का जो अपना जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वही कह रहा था ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरी यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या वो एनर्जी खत्म होगा, कभी नहीं होगा। सो एनर्जी डिसअपियर्स ओवर टाइम, नहीं, गलत बात है। बट एनर्जी कैन ओनली चेंज फॉर्म, हाँ, चेंज फॉर्म तो चेंज कर सकता है, तो राइट ऑप्शन है वो। ठीक है, ठीक है, एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्रॉप्स इन हाइट इफ। अब जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, पोटेंशियल एनर्जी घट रही थी, बट टोटल एनर्जी क्या थी, कांस्टेंट थी। तो वो इसके ऊपर ही क्वेश्चन है। एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्रॉप्स इन हाइट, तो उसका अभी जैसे हाइट अगर उसका ड्रॉप हो रहा है, ऊपर से अगर नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने की वजह से, जैसे अगर ये हाइट है, अगर मैं बॉल को अगर नीचे ड्रॉप करूंगा, तो ये जो हाइट है, ये ऑटोमेटिकली हाइट इसका क्या होगा, कम होगा। हाइट तो कम होगा ना, हाइट क्या होगा, कम होगा। हाइट कम होगा, हाइट कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू एमजीएच था। बट जैसे हाइट डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो हाइट डिक्रीज हो रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा, बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा क्या, नहीं होगा। जब काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है, वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी की जो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू रहेगा वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन देखते क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो बी ऑप्शन अपना राइट है। ठीक है, पावर इज डिफाइंड एज, पावर डिफाइन कैसे होता है, मैंने क्या बोला कि वो कितना काम कर रहा है वो नहीं बता रहा है, बट पावर बताता क्या है, कितने देर में वो काम कर रहा है। तो क्या हुआ, कितने देर में काम कर रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वही अपन को यहाँ पे देखना है। तो वर्क डन पर यूनिट डिस्टेंस, डिस्टेंस के अगेंस्ट क्या, नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो दूसरा क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, नहीं, ये तो प्रेशर है, ये तो प्रेशर है। एनर्जी पर यूनिट मास, मास के रिस्पेक्ट में क्या था क्या, नहीं, एनर्जी के रिस्पेक्ट में हो सकता था कि कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है,
ठीक है, ये हो सकता था, बट वो मास के रिस्पेक्ट में हो सकता था क्या? नहीं, वो टाइम के रिस्पेक्ट नहीं होता। यहाँ पे मास दिया, ठीक है, ये रॉन्ग है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन मतलब कितना काम हो रहा है, कितने देर के अंदर हो रहा है, ठीक है, काम के कितने देर के अंदर काम हो रहा है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। तो ये अपना बी ऑप्शन हो गया। फिर कहते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या था? पावर क्या था अपना? वर्क अपॉन टाइम था। वर्क का यूनिट क्या था? जूल अपॉन सेकंड था। इसी को हम लोग क्या बोले थे? वॉट बोले थे। तो वॉट मिल रहेगा अपने को, हाँ वॉट मिल गया, तो सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अपना यहाँ पे देख लेना, आंसर सब राइट है, पोजीशन, हाइट, एनर्जी सब चेक कर लेना, आंसर अपना सब राइट था। ठीक है, ये अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ, अब अगर इसके अंदर कुछ डाउट रहेगा ना, तो तुम लोग मेरे को सीधा कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना, मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, या कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो वहाँ बताना, तो मैं अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, अपना नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे उसके अंदर बता दूंगा। और अगर ऐसा कुछ रहेगा कि अगला चैप्टर कुछ तुम लोग के हिसाब से कुछ दूसरा चैप्टर अगर कवर अप करना है, तो मेरे को बता देना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग दूसरे चैप्टर वही वही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।